नमस्कार, मैं सीता सोनी, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, जीएचएस गवर्नमेंट पीजी कॉलेज सुजानगढ़। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट के टॉपिक न्यूक्लियस के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। तो न्यूक्लियस की जो खोज है वो ऑर्किड प्लांट में रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। न्यूक्लियस की साइज जो है वो न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स से निर्धारित होती है। न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स जो है इसे सर्वप्रथम हर्टविग ने प्रतिपादित किया था। इसे Ni के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स जो है इसका मान होता है Vn अपॉन Vc माइनस Vn। Vn जो है यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म है और Vc जो है वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म है। केंद्रक की संख्या के आधार पर कोशिकाएं जो है वो 3 प्रकार की होती है: मोनोकैरियोटिक, डाइकैरियोटिक और पॉलीकैरियोटिक। पहली है मोनोकैरियोटिक। अधिकांश कोशिकाएं जो है वो मोनोकैरियोटिक प्रकार की होती है। डाइकैरियोटिक या द्विकेंद्रकीय कोशिकाएं एनिमल्स में पैरामीशियम में पाई जाती है और प्लांट्स में बेसिडियोमाइसीटीज के द्वितीयक तंतु के सेकेंडरी माइसीलियम में पाई जाती है और पक्सीनिया की सेकेंडरी माइसीलियम में भी पाई जाती है। पॉलीकैरियोटिक जो कोशिकाएं हैं अर्थात ऐसी अवस्था जिसमें केंद्रक जो है वो 2 से अधिक संख्या में पाई जाए, इसे बहुकेंद्रीय अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था को सिनोसिटिक पादपों में कहते हैं और जंतुओं में इस अवस्था को सिंसिशियल कहते हैं। तो सिनोसिटिक स्थिति जो है पादपों के अंदर एल्बुगो में पाई जाती है, जबकि जंतुओं में सिंसिशियल स्थिति जो है मसल सेल्स के अंदर पाई जाती है। केंद्र की स्थिति जो है यदि हम जंतुओं में बात करें तो केंद्र में स्थित होता है केंद्रक, जबकि पादपों में यह परिधीय स्थित होता है। केंद्रक के संरचनात्मक घटक इस प्रकार है। पहला है केंद्रक आवरण। तो केंद्रक के चारों ओर दोहरी झिल्ली से बना दोनों झिल्लियों के बीच पाए जाने वाले स्थान को पेरीन्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। पेरीन्यूक्लियर स्पेस जो है यह 100 एंगस्ट्रम का होता है। केंद्रक आवरण की बाह्य झिल्ली कुछ स्थलों पर ER से जुड़ी हो सकती है। बाह्य झिल्ली के कुछ स्थलों पर गुब्बारे नुमा संरचनाएं बनती हैं जिन्हें ब्लेब्स कहते हैं। केंद्रक की बाह्य झिल्ली की कुछ सतह पर राइबोसोम कणिकाएं पाई जाती हैं। केंद्रक आवरण के आंतरिक झिल्ली के कुछ स्थलों पर प्रोटीन के स्थूलन होते हैं जिनके कारण इनकी मोटाई बढ़ जाती है। केंद्रक आवरण में जगह जगह पर छिद्र संकुल पाए जाते हैं। पोर कॉम्प्लेक्स पाए जाते हैं। यह जटिल छिद्र होते हैं। इनका व्यास 400 एंगस्ट्रम होता है। इनका कार्य जो है वो है न्यूक्लियोप्लाज्मिक एक्सचेंज का कार्य होता है। ये न्यूक्लियोप्लाज्मिक एक्सचेंज का कार्य करते हैं। दूसरा है इसमें न्यूक्लियोप्लाज्म। तो न्यूक्लियोप्लाज्म जो है इसकी प्रकृति अम्लीय होती है और इसमें विभिन्न प्रकार के खनिज तत्व व न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं। एंजाइम भी इसमें उपस्थित होते हैं जैसे न्यूक्लियस, फास्फेटेज, पॉलीमरेज, लाइगेज इत्यादि। इस प्रकार के एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। केंद्रिका या न्यूक्लियोलस की खोज जो है वो फोंटाना ने की थी। यह न्यूक्लियोप्लाज्म में स्थित होती है। केंद्रिका की संख्या अगुणित गुणसूत्रों के समुच्चयों की संख्या होती है जिसे जीनोम कहते हैं। अर्थात जीनोम का अर्थ है अगुणित गुणसूत्रों के समुच्चयों की संख्या। केंद्रिका के 4 संरचनात्मक भाग होते हैं। पहला है पार्स एमोर्फा जो कि अनियमित आकृति का होता है। पार्स एमोर्फा में प्रोटीन और RNA प्रेजेंट होता है। पार्स ग्रेनुलोसा
यह कणिकीय होता है। पार्स फाइब्रोसा जो है केंद्रिका का रेशेदार भाग होता है और पार्स क्रोमेटिका जो है वो क्रोमेटिन से मिलकर बना होता है। NOR या NOR क्षेत्र जो है वह क्षेत्र होता है जहाँ पर गुणसूत्र का वह भाग जहाँ केंद्रिका जुड़ती है, इसे NOR कहते हैं या इसे केंद्रिक संगठक क्षेत्र भी कहते हैं। केंद्रिका की सतह पर rRNA का संश्लेषण होता है। क्रोमेटिन फाइबर्स। प्रोकैरियोटिक क्रोमेटिन तंतु DNA प्लस नॉन हिस्टोन प्रोटीन के बने होते हैं और ये क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक क्रोमेटिन तंतु DNA प्लस हिस्टोन प्रोटीन के बने होते हैं और अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं। क्रोमेटिन फाइबर जो है ये दो प्रकार के होते हैं, हेटेरोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन। हेटेरोक्रोमेटिन जो है वो अधिक कुंडलित होता है, जबकि यूक्रोमेटिन कम कुंडलन पाया जाता है। हेटेरोक्रोमेटिन में DNA की मात्रा अधिक होती है, जबकि यूक्रोमेटिन में DNA की मात्रा कम होती है। हेटेरोक्रोमेटिन गहरा अभिरंजित होता है, यूक्रोमेटिन हल्का अभिरंजित होता है। हेटेरोक्रोमेटिन की सक्रियता कम होती है, जबकि यूक्रोमेटिन की सक्रियता अधिक होती है। हेटेरोक्रोमेटिन जो है इसमें सक्रियता कम होती है क्योंकि इसमें इंटरफेज जो है वो विलंब से शुरू होती है, जबकि यूक्रोमेटिन जो है इसमें DNA रेप्लिकेशन की क्रिया होती है। आगे हम बात करते हैं गुणसूत्रों की। तो संगठित क्रोमेटिन तंतु को गुणसूत्र कहते हैं। गुणसूत्र की खोज स्ट्रासबर्गर के द्वारा की गई है। गुणसूत्र की संख्या के बारे में सही तथ्य जो है वो इस प्रकार है कि एक विशिष्ट प्रकार की जाति के सदस्यों में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित एवं समान होती है। जैसे होमो सेपियंस जाति में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अलग अलग प्रकार के जीवों या जातियों में गुणसूत्रों की संख्या भिन्न भिन्न हो सकती है। जैसे ड्रोसोफिला में 8 होती है, जिसमें 6 ऑटोसोम और 2 एलोसोम होते हैं। क्रोमोसोम की सर्वप्रथम 1848 में पोलन मदर सेल में केंद्रक में जो वाल्डेयर ने इनको देखा था और वाल्डेयर ने ही इनको क्रोमोसोम नाम दिया था। गुणसूत्र संख्याएं दो प्रकार की होती है, बेसिक नंबर और गेमेटिक नंबर। बेसिक नंबर वे होते हैं जो जीवों में इवोल्यूशन के समय स्थानांतरित गुणसूत्रों की संख्या या आधारभूत गुणसूत्र होते हैं। इन्हें 2n के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। गेमेटिक नंबर अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात गेमिट्स में पाई जाने वाली संख्या गेमेटिक नंबर कहलाती है और ये n या हैप्लॉइड होती है। सबसे कम गुणसूत्र जो है एनिमल्स में एस्केरिस मेगेलोसिफेला में पाए जाते हैं, जिनमें गुणसूत्रों की संख्या 2 होती है, जबकि प्लांट्स में सबसे कम गुणसूत्र जो है वो हैप्लोपेपस ग्रेसिलस में पाए जाते हैं, जो इनकी संख्या 4 होती है। और म्यूकर जो है उसमें 2 होती है। और सबसे अधिक गुणसूत्र जो है एनिमल्स में एलोकेंथा या रेडियोलेरियन लार्वा में पाया जाता है। एलोकेंथा या रेडियोलेरियन लार्वा जो है इसमें 1600 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, जबकि प्लांट्स में ओफियोग्लोसम के अंदर 1260 गुणसूत्र पाए जाते हैं। गुणसूत्रों की आकृतियों का अध्ययन जो है वो एनाफेज में किया जाता है, जबकि गुणसूत्रों के आकार का अध्ययन जो है वो मेटाफेज में किया जाता है।
गुणसूत्रों की आकृतियाँ जो है वो सेंट्रोमियर के स्थिति के आधार पर बनती है। जैसे कि आपको चित्र में स्पष्ट दिखाई दे रहा है, जो गुणसूत्रों की आई शेप की आकृति, जे, वी, एल शेप की आकृतियाँ बनती हैं। तो पहली आकृति है आई शेप की आकृति, इसे टीलोसेंट्रिक गुणसूत्र कहते हैं। इसमें सेंट्रोमियर गुणसूत्र के एक शीर्ष पर और एक ही भुजा इसमें गुणसूत्र की दिखाई देती है। दूसरी आकृति जे शेप, इसे एक्रोसेंट्रिक कहते हैं। इसमें सेंट्रोमियर शीर्ष से कुछ अंदर होता है और दो असमान भुजाएं, एक बहुत ही लंबी होती है और एक बहुत छोटी होती है। वी शेप क्रोमोसोम जो है इसे मेटासेंट्रिक कहते हैं। सेंट्रोमियर इसमें मध्य में होता है और भुजाएं जो हैं वो दोनों समान होती हैं। एल शेप आकृति, इसे सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम भी कहते हैं। सेंट्रोमियर मध्य से बाहर की ओर होता है और दो असमान भुजाएं बनते हैं। इस प्रकार से सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर गुणसूत्रों की 4 प्रकार की आकृतियाँ बनती हैं और 4 प्रकार पाए जाते हैं: टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, मेटासेंट्रिक एंड सब मेटासेंट्रिक। ओके स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। थैंक्स।